सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो एक फैसला दिया है, इसमें कुछ अहम निकात हैं जिन पे बात करना, तफसील के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक तो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले को बहुत उजलत से सुना, इस केस को बहुत जल्दबाजी में सुना, यानी इतने अहम केस में जिससे नेशनल सिक्योरिटी के बहुत से मामला जुड़े हुए थे और माजी में मिलिट्री कोर्ट्स के कई केसेस पे आला अदलिया कई दफ़ा फैसले सुना चुकी है, वैलिडेट कर चुकी है, काफ़ी लोगों को वहाँ से सजाएं भी मिल चुकी हैं। उसके बावजूद ये फैसला दहाइयों पे मुहित जुरिस्प्रूडेंस को सेट असाइड करते हुए इंतहाई जल्दबाजी में उजरत में किया गया। इस एक दिन की समात में किसी स्टेक होल्डर को सही तरीके से नहीं सुना गया। इतने बड़े फैसले में ना तो मिलिट्री जैग ब्रांच को सुना गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ना ही पार्लियामान को सुना गया, जिसने 9 मई के वाकयात में शामिल शरपसंदों को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने की करारदाद पास की थी। उजरत में जो ये फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट का, इससे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म की मद में चलने वाले केसेस खतरे में पड़ गए हैं और इस आस्पेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह से निगलेक्ट कर दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस पे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र, खासतौर पर मीडिया में इस फैसले को तनकीदी निगाह से देखा जा रहा है और इस फैसले के कानूनी पहलुओं के साथ साथ हमें पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है, जो दाखिली सलामती है, उसके तनाजुर में भी इस फैसले को देखना होगा। पाकिस्तान का एक मखसूस महल वक़ू है, एक बैन अक़वामी और एक इलाकाई जियो स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस है और इन अवामिल की बदौलत पाकिस्तान न सिर्फ दाखिली बल्कि खारजी सलामती के चैलेंजेस से भी निबर्द आसमा है। दुश्मन क़ुव्वतें रिवायती तरीक़ों से पाकिस्तान की सलामती के दर पे हैं और इन हालात के पेश नज़र कौमी सलामती के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं उनको अवामी, मुआशी और उससे भी ज़्यादा कानूनी सपोर्ट और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया, ये मुल्क की सलामती के खिलाफ बरसरे पैकार दहशतगर्द तंजीमों और उनके बैनुल-अक़वामी सहूलतकारों के लिए एक हौसला अफजा खबर के तौर पर उभर के सामने आया। हमारी कौम और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जहाँ बेशुमार कुर्बानियाँ दे के दहशतगर्दी का रास्ता रोका है, वहीं पर कानूनी निज़ाम में मौजूद सुकम ने दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए किए जाने वाले इक़दामात की हौसला शिकनी भी की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान ये बात वाज़ेह तौर पे सामने आई कि जो खतरनाक दहशतगर्द पकड़े जाते थे उनको सिविल अदालतों की जानिब से रिलीफ मिल जाता था और इसी रिलीफ की वजह से जो शोरज़दा इलाके थे वहाँ पे दहशतगर्दी का शिकार मासूम अवाम खौफ और कानूनी पेचीदगियों की बाइस कई सख्त मायूसी का शिकार रहते थे और इसका असर दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर भी पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल अदम टीटीपी की तरफ से की जाने वाली खुशी का इजहार किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये भी है कि अफवाज पाकिस्तान और इस नौयत के हसास इदारों में एक बड़ी तादाद में सिविल मुलाजिमीन मुख्तलिफ ओहदों पर और हैसियत में काम कर रहे हैं, तो खुदा न खास्ता अगर इन सिविल मुलाजिमीन में कोई भी मुल्क की सलामती के खिलाफ मुलविस पाया जाता है तो क्या वो भी हमारी सिविल अदालतों के गैर मौसर और फरसूदा निज़ाम की वजह से सज़ा से महफूज हो जाएगा? ये बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा हसास इदारों में काम करने वाले अफराद को अगर ये पता हो कि किसी मुल्क दुश्मन कार्रवाई में मुलविस होने के बावजूद वो कानूनी शिकंजे में नहीं आ सकेगा, तो फिर इसके लिए गैर मुल्की मुतहर्रिक मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों आला कार बनना ज़्यादा आसान हो जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में यह फैसला ऐसे अनासिर में सज़ा के खौफ में कमी का बाइस नहीं बन रहा? इसके अलावा सिविल और फौजी अदालतों के दरमियान तकाबली जायज़ा करने वाले कुछ नाम निहाद दानिश्वर फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को ख़त्म करने से सिविलियन बालादस्ती से इसको तशबीह देते हैं। ये दानिश्वर अच्छी तरह जानते हैं कि फौजी अदालतें ना सिर्फ पाकिस्तान के आइन के ताबे हैं बल्कि इन फैसलों के खिलाफ आला अदालतों में अपील का हक भी मौजूद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक दिन की समाअत की और कोई भी जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर था, मिलिट्री की जैग ब्रांच थी, पार्लियामान तक को नहीं सुना। पार्लियामान की करारदाद मौजूद थी, अपने साबिका फैसले सुप्रीम कोर्ट के बाकी अदालतों के मौजूद थे। इतनी उजलत, इतनी जल्दबाजी क्यों? बावजूद इसके कि हम देखते हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनका जो बैन अक़वामी काबिलियत का इंडेक्स है वो नंबर 7 है और जो आपका सिविल सिस्टम है जुरिस्डिक्शन का, जो आपकी दीगर अदालतें हैं, वो 136वें नंबर पे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा उसी की तरफ आ रहा हूँ जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन मैं एक आर्गूमेंट अपना बिल्ड ये करना चाह रहा हूँ कि 1967 से लेके 2023 तक जब ये जजमेंट आई है, जो 23 अक्टूबर को आई है, एक कंसिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं, जजमेंट्स भी मौजूद हैं। वो इंडिविजुअली थी जो कन्विक्शंस जो थी उनको सेट असाइड भी करती नहीं है, रिड्यूस भी करती नहीं है, उनको एक्विट भी करती नहीं है।
لیکن ایز اٹ از جو 67 کی امینڈمنٹ تھی جو لاء کے اندر تھی وہ آج تک سپریم کورٹ نے الٹرا وائرس نہیں کہا. باوجود اس چیز کے جب سپریم کورٹ کے اندر کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر نمبر 1 یہ ہے کہ 73 کے اندر ان لاز کی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن موجود ہے آرٹیکل 8 کے نیچے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس کی بھی وائلیشن نہیں ہے, ڈیو پروسیس آف لاء کی بھی وائلیشنز نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی بھی ہے. پھر انہوں نے اس کے اندر یہ کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس آرڈر سے اگریوڈ ہے تو آپ اس شخص جو ہے اپیل کے بعد جوڈیشل ریویو کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر بھی آ سکتے ہیں. اب یہ جو ججمنٹ آئی ہے, ختم ہو رہا ہے. اچھا اب یہ جو ججمنٹ آئی ہے یہ وہ ڈیویشن ہے جو سپریم کورٹ کا پریسیڈنٹ ہے. اب اس کے اندر جو ہیئرنگز آئی ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ایک پہلی ہیئرنگ آئی, اس کے اوپر نوٹسز آئے, پھر اٹارنی جنرل کا آیا, اور اگر سپریم کورٹ اس چیز کے اوپر جو تھا تھوڑا سا ٹائم دیتی تو زیادہ بہتر تھا. اب یہ معاملہ جو ہے 5 ممبرز بینچ کا جو ہے اس لارجر بینچ پہ جائے گا, پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جائے گا, اور میرا خیال یہ ہے کہ اسکوپ بڑا ہے اور سپریم کورٹ اپنی ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے ایک آرڈر ایسا پاس کرے گی جو پاکستان کے لاء کے مطابق کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کے ایشوز کو پروٹیکٹ کرے گا.